हेलो स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय आपके साथ फिर जुड़ गया हूं बजाने बायोलॉजी का डीजे। चलिए शुरू करते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में हमने जानकारी ली। आर्टिफिशियल किडनी किस तरीके से वर्क करती है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो इन सभी अलग अलग टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। चलते हैं अब आगे इस पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर in this video. This is the last video for this chapter regarding covering NCERT portion. Next, we will discuss the extra questions, assertion reasons, MCQs, 2 marks, 3 marks, and different board questions along with NCERT exemplar simultaneously. So, first question is kidneys in human beings are a part of the system of. So, I think that's a very simple question. No need to even think on that. And that is excretion is the right answer for that. Next, I think we have to enlarge that something to be visible more nicely. So I think now you are more comfortable. अब स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा से। ओके, तो देखते हैं अब इसमें आप देखेंगे। सो किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। सो आंसर इज excretion. Second, the xylem in plants are responsible. That is another very important question, but very simple, and that is the transport of water. Simply, autotrophic mode of nutrition requires भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दैट. And breakdown of pyruvate to carbon dioxide, water and energy takes place, that is in mitochondria. पायरुवेट का ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में, ये कब होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5, एंड दैट इज हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. देखिए और कहां कहां क्या होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. ये लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है. देखिए अब सबसे पहले आंसर में इसके बात करेंगे. सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट डिओडिनम. डिओडिनम दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. In this first part of small intestine, the digestion of fats will start. So fats, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि these are very large molecules. बहुत बड़े बड़े molecules होते हैं on which lipase जो एंजाइम इसके ऊपर वर्क करता है कैन नॉट वर्क. वो इसके ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा. तो हमें इसको किस में बदलना जरूरी है? बहुत छोटे छोटे गोलियों में, जिन्हें हम कहते हैं फैट ड्रॉपलेट्स. और उसके लिए बाइल जूस हमारी हेल्प करता है. यहां पर इसके अंदर NaHCO3 होता है जो कि फैट्स को इमल्सिफाइड फैट्स में that convert it into emulsified fats.
अब ये फैट ड्रॉपलेट्स बन गई, ड्रॉपलेट्स ऑन विच लाइपेज कैन इजीली वर्क, आराम से लाइपेज इसके ऊपर काम कर सकता है। सो दैट इज स्टेप वन। ये डाइजेशन की शुरुआत का सबसे पहला स्टेप है, जिसमें डिओडिनम, जो गॉल ब्लैडर से हमारा बाइल जूस निकलता है, उस बाइल जूस की मदद से फैट्स को इमल्सिफाइड फैट्स में डाइजेस्ट कर, मतलब स्मॉलेस्ट में बना देता है। फिर इसी में ही डिओडिनम में ही सेकंड स्टेप होता है, स्टेप टू। डिओडिनम में ही अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, और इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो ये इमल्सिफाइड फैट्स हैं, इन इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर लाइपेज वर्क करता है एंड कन्वर्ट देम इन डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स में बदल देता है इन्हें। फिर स्टेप थ्री होगा, स्टेप थ्री इज इन इलियम, द थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, और इसके अंदर ये डाई और मोनोग्लिसराइड्स फिर इनके ऊपर लाइपेज वर्क करेगा एंड कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो दैट कैन बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, और इस तरीके से आपको ये 3 वैल्यू पॉइंट डिस्कस करने हैं, वन फॉर दिस, वन फॉर दिस एंड वन फॉर दिस। इस तरीके से मार्किंग स्कीम होगी। बच्चों, जब मैंने ये आपको टॉपिक पढ़ाया था, मैंने तब भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था स्पेशली, और आज मैं एक्सरसाइज के साथ फिर इसको डिस्कस कर रहा हूं। उसकी वजह है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं समझता हूं कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से clearly you have understand that I am sharing the QR code for that, ताकि आप इसको फ्यूचर यूज के लिए रखें और आसानी से इसको बार बार एक्सेस करते रहें, और इसके नोट्स हमेशा आपके पास सेव रहें। सो I think this is enough time to scan that. Okay, let's move to next. Next is, what is the role of saliva in digestion of food? तो सलाइवा के रोल की बात करें हम, तो सलाइवा का पहला रोल है, दैट हैज म्यूकस टू बाइंड पार्टिकल्स, टू बाइंड फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को बाइंड करना। दूसरा, टू एक्टिवेट टेस्ट बड, टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करना, ये इसका दूसरा काम है। दिस इज द सेकंड, टू एक्टिवेट टेस्ट बड्स। तीसरे काम की अगर हम बात करें, सो टू किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर होता है दैट हैज लाइसोजाइम, दैट इज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, दैट हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। फोर्थ की हम बात करें तो भाई फूड पार्टिकल्स को कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, और इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टार्च होता है 30% लगभग, उसको, इसके अंदर होता है सेलाइवरी एमाइलेज, और सेलाइवरी एमाइलेज जिसे टायलिन भी कहते हैं हम, एंड दैट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। ये आपका पॉलीसेक्राइड होता है, इसको ये डाइसेक्राइड में बदल देता है। तो इस तरीके से दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फंक्शंस ऑफ सलाइवा। अगेन यू कैन हैविंग दिस आप इसको फिर शेयर कर सकते हैं, दैट इज हेल्पफुल फॉर यू।
इस तरीके से आप इस क्यूआर कोड से इसको भी नोट्स की फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दैट इज यूजफुल फॉर यू। आई थिंक इट इज एनफ टाइम टू डू दैट। नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। देखिए जी, यहाँ पर दो चीजें हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो आपको ध्यान में रखनी। ये मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर इसको आपको दोबारा से समझा रहा हूं कि इसके अंदर, सॉरी दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज रॉ मटेरियल, और दूसरा आपका नेसेसरी कंडीशन। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल्स हैं आपके CO2 और वाटर। लेकिन जब हम बात करेंगे नेसेसरी कंडीशन की, सो दीज आर सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये आपको समझने की जरूरत है, ये दैट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सनलाइट और क्लोरोफिल को भी नेसेस आपका रॉ मटेरियल लिख देते हैं, ये रॉ मटेरियल नहीं है। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध, पानी, आपका चाय का मसाला जो भी आप यूज कर रहे हैं, ये सब रॉ मटेरियल है। लेकिन आप कहोगे जी टी पॉट जिसमें आप चाय बना रहे हैं वो होगा नेसेसरी, तो वो नेसेसरी कंडीशन है, रॉ मटेरियल नहीं है। इसी तरीके से गैस, आपका एलपीजी गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, तो दोज आर नेसेसरी कंडीशन बट आर नॉट द रॉ मटेरियल्स। तो ये चीज समझने की जरूरत है आपको। तो पहला हिस्सा तो आपको इसने ये पूछा कि भाई नेसेसरी कंडीशंस क्या है न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट की बात करें, सो बाई प्रोडक्ट इज, बाई प्रोडक्ट आप जानते ही हैं ऑक्सीजन है, जो कि लाइफ सेविंग गैस है, और आपका ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है। तो इसे भी आप बाई प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि ग्लूकोज ही फूड के तौर पर। तो बाई प्रोडक्ट इज ओनली ऑक्सीजन। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो ही हम एनवायरनमेंट की इस एयर के थ्रू सांस ले पाते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगातार फोटोसिंथेसिस के थ्रू सप्लाई होती रहती है। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैं इसका क्यूआर कोड शेयर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा का पूरा हमने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। ये भाई बड़ा सिंपल सा है, एरोबिक और एनएरोबिक। बड़े सिंपल पॉइंट्स इसके आपको फाइंड आउट करने होंगे। एरो मीन्स एयर, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और यहां पर एन एरो, एन एरो मीन्स नो एयर या एब्सेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन। तो उसके बेसिस पर हो गया 30 में। और इसमें दोनों में एक चीज कॉमन है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में ही होता है, एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी। अगर आप इसमें देखें तो ये स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म में एंड एंड्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये स्टार्ट होता है आपका, स्टार्ट इन साइटोप्लाज्म एंड एंड्स इन माइ आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही शुरू होता है और साइटोप्लाज्म में ही खत्म होता है ये। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद CO2, वाटर और 38 ATP बनते हैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर पायरुविक एसिड
पायरुविक एसिड आपका दो कंडीशन है उसमें, ऑक्सीजन की लैक कमी या एब्सेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट लीड्स टू लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, एंड दैट लीड्स टू एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहल बनता है इसमें, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंसेस डेवलप कर सकते हैं एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब जिसके बेसिस पर भी, जितने मार्क्स के बेसिस पर ये पूछा जाए, उसी बेसिस पर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है जी अब क्वेश्चन 9, हाउ आर एल्वियोली डिजाइन। तो ये भी मैंने आपको लिखवाया था। तो एल्वियोली का रोल बताना है स्पेशली हमें इसमें, कि हमें, तो एल्वियोली प्रोवाइड एनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर exchange of gases O2 and CO2. Second, these provide extensive network of capillaries for exchange of gases. And third, that exchange is very rapid. These also provide rapid exchange of gases again oxygen and CO2 through diffusion. So these 3 points you can write in the support of answer question number 9. Next देखिए जी, what would be the consequence of deficiency of hemoglobin in our body? देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। This is respiratory substance and substrate, and that is found on the surface of RBC. Surface of RBC, ये RBCs की सरफेस पर पाया जाता है। अब जो हीमोग्लोबिन है ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, वन इज हीम एंड सेकंड इज ग्लोबिन। This heme part is the iron element, iron part, and globin is circular protein. अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला नुकसान क्या होगा। फर्स्ट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया का मतलब हो गया खून की कमी। एनीमिया का मतलब हो गया खून की कमी। और दूसरा हो गया क्योंकि आयरन लॉस होगा इसके अंदर। दूसरा हो गया जी आपका पुअर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 97% होता है और CO2 3% होता है, तो उसका भी एक नुकसान होगा। तो इस तरीके से ये दिक्कतें हमें आएंगी अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई हार्ट
और दूसरा है आपका लंग्स। तो हार्ट से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है और वापस लंग से हार्ट में पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और इसको हम पहला चक्कर बोलते हैं एंड दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज सेकंड, फिर दोबारा से दूसरा चक्कर जो बनेगा वो हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में बनेगा। अब इस हार्ट से बॉडी पार्ट के चक्कर की आप बात करेंगे तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट से हार्ट, हार्ट से बॉडी पार्ट में आपको ब्लड लेकर जाती है एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और बॉडी पार्ट से हार्ट में वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, मैटिक सर्कुलेशन। तो इस तरीके से ये दो चक्कर में होता है। ये पूरे के पूरा दो बार हार्ट से बॉडी पार्ट्स और लंग्स में सर्कुलेट किया और इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये होता है आपका बर्ड्स और मैमल्स में, बिकॉज दीज हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। इस तरीके से आप इस आंसर को सपोर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज what are the differences between transport of materials in xylem and phloem? देखिए जी, जाइलम, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और फ्लोएम। सिंपल सी बात करें तो आप जानते ही हैं जाइलम जो है दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड दैट ट्रांसपोर्ट आपका फूड और अमीनो एसिड। दूसरी बात करें हम तो ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, upward from roots to top of the plant। यही बात करें हम इसकी, so that is bidirectional, that means upward as well as downward। तो दोनों तरीके से ये होता है, from leaves to other plant parts, लीव्स के अलावा दूसरे प्लांट पार्ट्स के अंदर इसको भेजा जाता है। तीसरी बात करें हम तो जाइलम के थ्रू जो होता है उसके मेन ड्राइविंग फोर्स हैं डिफ्यूजन, आपका डिफ्यूजन के अलावा रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। In case of phloem, here we have the main driving force is osmotic pressure, osmotic pressure। अब एनर्जी यूज की बात करें हम, एनर्जी यूज, तो भाई एनर्जी की बात करें तो वाटर जो है दैट इज पैसिव, नो एनर्जी, पानी को मूव करने के लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। लेकिन जो आयंस होते हैं इनके लिए
एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी खर्च होते हैं। यहां पर हम बात करें तो दैट इज आल्सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी एटीपी आर यूज्ड। और इसी तरीके से आप एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं कि इसके अंदर आपका ट्रैकीड्स और वेसल्स ये इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क तैयार करती हैं, और इसमें सीप ट्यूब्स बेसिकली पूरा नेटवर्क तैयार करती हैं और उनकी मदद करती हैं कंपेनियन सेल्स। तो इस तरीके से ये 5 डिफरेंसेस आपके बन जाते हैं, जिसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला कि कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनीज विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए भाई, अब ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एल्वियोली और दूसरी तरफ आ गया हमारा लंग्स। अब एल्वियोली और लंग्स की हम बात करें तो एल्वियोली और लंग्स में सबसे पहले हम फोकस करें जी स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एल्वियोली के केस में है आपका एल्वियोली है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है जी। और इधर आप देख रहे हैं दैट इज हमारा, इसमें हमें क्या करना था, अच्छा इसमें लंग्स नेफ्रॉन, सॉरी, यहाँ पर हम नेफ्रॉन लेंगे, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन नेफ्रॉन्स लेंगे तो नेफ्रॉन्स हो गई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब इसमें भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भैया लंग्स के अंदर एल्वियोली जो होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। इस तरीके से आप देखेंगे तो एल्वियोली के दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपका, ये कहलाती हैं एल्वियोलर डक्ट, और ये कहलाते हैं एल्वियोलर सैक, ठीक है जी। एंड देयर इज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, पूरी तरीके से कैपिलरीज का जाल फैला हुआ होता है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई के साथ जबरदस्त कनेक्शन होता है। वहीं किडनी की आप बात करेंगे तो ये 4 पार्ट में बटी हुई होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ग्लोमेरुलस, दूसरा हो गया जी आपका, दूसरा पार्ट होगा इसका बोमेंस कैप्सूल, तीसरा होगा जी इसका नेफ्रिक टिब्यूल्स, और चौथा होगा कलेक्टिंग डक्ट। अब आपको इन्हीं का ही फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। भाई आप जानते ही हैं ग्लोमेरुलस का काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो उसे एक्सप्लेन कर देंगे। बोमेंस कैप्सूल टू रिसीव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, एंड कलेक्टिंग डक्ट टू कलेक्ट यूरिन। तो आपने दोनों काम कर दिए, आपने स्ट्रक्चर भी बता दी और आपने फंक्शन भी बता दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने एक एक एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, एक एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्यूआर कोड, इसको अच्छे तरीके से आप स्कैन करें,
इसके नोट्स बनाएं, फ्यूचर यूज में रखें अपना, और इसको अच्छे तरीके से सेव कर लें, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। कम से कम 8-10 नंबर का आप मानकर चलिए, ये चैप्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर फोकस करिए, इन सभी को क्लियर करिए, और इसी तरीके से मेंटोर जी क्लासेस से जुड़ते रहिए। अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तब तक बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, और मेंटोर जी क्लासेस का आनंद उठाते रहिए, और वीजे के साथ बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।